नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो लेक्चर है वो ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी है हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व की राजनीति। अब इस जब बुक को हम पढ़ते हैं तब हमारा ध्यान जाता है बिल्कुल किस पे, कोल्ड वॉर पे, कि सीधे सीधे तौर पर ये जो पूरी बुक है ये डिपेंडेंट है कोल्ड वॉर से। इसलिए पहले चैप्टर का नाम भी यही है, शीत युद्ध का दौर। तो अभी तो फिलहाल ये चैप्टर एनसीईआरटी ने हटा दिया, लेंथी बहुत है, कि जब आप कोल्ड वॉर पढ़ते हैं तो आपको जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि इसका जो अगला चैप्टर है नेक्स्ट, दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, तो ये जो दो ध्रुवीयता का अंत है ये होगा कैसे, पता तो चले दो ध्रुव थे कौन से। तो जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है वो नहीं हो सकता इस वाले चैप्टर के बिना। इसलिए मैंने सोचा है कि एक बार इस चैप्टर को अपन पढ़ लें, समझ लें, जान लें, उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर के लिए थोड़ी नींव मजबूत हो जाएगी अपनी। अगर इस कोल्ड वॉर की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये दो हुए और इस वजह से विश्व में थोड़ी स्थिति इस टाइप की बन गई कि विचारधाराओं की लड़ाइयाँ होने लगी। अब इसमें ये इमेज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दो पावर है, एक तो है अलाइड, एक है एक्सिस पावर। अब देखिए अलाइड और एक्सिस पावर, ये वर्ल्ड वॉर हम पढ़ क्यों रहे हैं। इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जिक्र है थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, थोड़ा सेकंड वर्ल्ड वॉर का, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बिना कोल्ड वॉर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेगी कि कोल्ड वॉर तक की सीढ़ियाँ तैयार हो जाएगी। तो फिर भी हमारे कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ जान लेंगे। डिटेल में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिटेल में उसको पढ़ने के लिए करीब करीब 5-6 लेक्चर लगेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, और 5-6 लगेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के। तो फिलहाल हमारा तो ये है कि ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी हो जाए, ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लें कोल्ड वॉर, तो इसलिए हम थोड़ा इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब ये जो अलाइड पावर्स थी और एक्सिस पावर्स थी, ये एक है जर्मन एम्पायर, एक है ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, एक बल्गेरिया और एक ऑटोमन एम्पायर। बहुत बड़ा है ऑटोमन एम्पायर, इधर अफ्रीका के नॉर्थ में भी फैला हुआ है, उधर सऊदी अरब वगैरह, ईरान, इराक वगैरह उधर भी है। तो ये एक धड़ है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा है। इसके अगेंस्ट फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली भी कुछ समय तक तो इन्हीं के पास था, इन्हीं के ग्रुप में था, जर्मनी के इनके, लेकिन एंड टाइम पर इसने करवट लेकर के इसी अलाइड पावर्स के ग्रुप में सेट हो गया। साथ के साथ रशियन एम्पायर जो काफ़ी टाइम तक न्यूट्रल था, ये भी इसमें एक्टिव हो गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था, मेन बात ये है। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर है वो लगभग वॉर जीते हुए ही थे। अगर इसमें 2-3 चीज़ें नहीं होती तो 2-3 चीज़ें क्या थी। 1917 का रशियन रेवोल्यूशन, ये रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 का हुआ, इस वजह से रशिया इस वॉर से बाहर निकल गया। कारण है इस रेवोल्यूशन के होने के, और यही रेवोल्यूशन डिपेंड भी करता है, यही रेवोल्यूशन एक कारक भी है जिसमें कोल्ड वॉर में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन, रशियन एग्जिट कर गए यहाँ से, और तभी एंट्री हो गई यूएसए की। ठीक है, देखो रूस का एग्जिट करने का मेन कारण 2-3 हैं। 2 करोड़ सैनिक आए थे रूस से लड़ने के लिए इस युद्ध में,
और 2 करोड़ में से करीब 1.5 करोड़ तो ख़त्म हो गए थे। तो जो परिवार थे, उन परिवारों के अंदर स्त्रियां जो डिपेंडेंट थी उन आदमियों पे, खेती बाड़ी जो डिपेंडेंट थी उन आदमियों पे, उद्योग जो हालांकि इतना मजबूत तो नहीं था, लेकिन जैसा भी उद्योग था वो डिपेंडेंट था इन लोगों पर, और ये लोग वर्ल्ड वॉर में चले गए। तो कोलैप्स करके रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, और इस कोलैप्स करने की स्थिति में ही यहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ। ये जो रिवॉल्यूशन कराने वाले हैं व्लादिमीर लेनिन, देखेंगे उनका भी आगे एक बार। तो ये रिवॉल्यूशन यहाँ पे सक्सेस करवाया। मार्क्स के बाद अगर कोई बंदा है जिसने समाजवादी क्रांति, मार्क्स के समय तो कोई क्रांति हुई नहीं थी, पर मार्क्स के बाद कोई बंदा है जिसने समाजवादी राज्य की स्थापना करी, हुआ व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक समाजवाद जो धड़ है इसकी स्थापना हुई। और ये जो ग्रुप है विथ अमेरिका, ये है पूंजीवादी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए हमें समझना जरूरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी विचारधारा पैदा हुई रेवोल्यूशन की वजह से, जो समाजवादी विचारधारा है। 1917 में ये समाजवादी जो क्रांति है रूस की, बोल्शेविक वर्सेस मेनशेविक, ये सफल हो गई। और यहाँ पर एक नई समस्या पैदा हो गई विश्व में पूंजीपति देशों के सामने। ठीक है, तो फिलहाल तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के निर्णय पर हम बात नहीं करेंगे, हारने वाले यही लोग हैं, हार गए। ये ऑटोमन एम्पायर टूट करके बहुत सारे देश बन गए, ऑस्ट्रिया हंगरी सिमट के छोटा सा हो गया, और जर्मनी को वियना की संधि के द्वारा बहुत सीमित कर दिया गया। खैर, हमें यहाँ पे जाना भी नहीं है। नेक्स्ट अगर एक बार बात करें रशियन रेवोल्यूशन की, तो ये रशियन रेवोल्यूशन का मैप है। ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर है ये वो रेड कलर है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रेड कलर हो जाता पूरे यूरोप में, अगर मार्शल प्लान की हेल्प इसे ना मिलती तो। जो मार्शल योजना थी, ट्रूमैन की डॉक्ट्राइन, ये ट्रूमैन कौन है? हेनरी ट्रूमैन उस समय के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, नहीं चाहते हैं कि समाजवाद पूरे यूरोप में फैले, तो खुद राष्ट्रपति और खुद के विदेश मंत्री है मार्शल। इन मार्शल के अध्यक्षता के अंदर 5 अरब 30 करोड़ रुपए, 5 अरब 30 करोड़ रुपए 1951 तक बांट दिए गए यूरोप को कि ना फैले समाजवाद। ये जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, केंद्र इसका मॉस्को ही था, तो इस मॉस्को से रशियन रेवोल्यूशन फैलता हुआ नज़दीकी जो देश हैं वहाँ फैलता गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर स्थिति आ गई कि लगभग जो सभी इकोनॉमी कॉलेप्स कर गई थी, युद्ध में काफ़ी खर्चा वगैरह है उस वजह से, तो गरीब मजदूर है, इनको पक्ष में लेकर के समाजवादी रूस कहीं हर देश के अंदर समाजवाद की स्थापना ना कर दे, इस डर की वजह से मार्शल योजना लाई गई। ये महान लोग कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद की आइडियोलॉजी दी है, इस कार्ल मार्क्स के जीवन में कोई क्रांति नहीं हुई। हालांकि इसने वर्ग संघर्ष के आधार पर, जो लेनिन है, इन्होंने वर्ग संघर्ष के आधार पर रूस के अंदर समाजवादी राज्य की स्थापना कर दी, पर लेनिन से पहले नहीं हुई थी स्थापना, तो इनको क्रेडिट जाता है। समाजवादी रूस की स्थापना में। अब समझो कोल्ड वॉर की जो स्थिति है, कोल्ड वॉर में 2 ही धड़े हैं, एक समाजवादी विचारधारा, एक पूंजीवादी विचारधारा। तो ये समाजवादी विचारधारा को लाने वाले कौन है? व्लादिमीर लेनिन। अब लेनिन की चॉइस में डेथ हो जाती है, इसके बाद आ जाते हैं आगे स्टालिन, और स्टालिन फिर चॉइस के बाद कंटिन्यू करते हैं रशिया को। बहुत खतरनाक लोग हैं। ये एक मैप है वर्ल्ड वॉर का। इस वर्ल्ड वॉर के मैप को हम क्यों देख रहे हैं? देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर बात करें, एक बार इसे देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर अगर सेकंड की बात करें तो इधर की तरफ है
जर्मनी, इधर है साथ में इटली, और इधर है जापान, ठीक है। और यहाँ साथ में है यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ ये कि जो पूंजीपति देश है, इन पूंजीपति देशों की कोई इच्छा नहीं थी कि इस रूस को बचाया जाए, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी इनकी। यहाँ तक कि जर्मनी का अगर राइस हुआ, इटली का अगर राइस हुआ, जापान का अगर राइस हुआ, तो ये तीनों के तीनों ही ब्लफ दे रहे थे इन देशों को कि हम किसको ख़त्म कर देंगे, रूस के समाजवाद को। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस चाहते भी यही समाजवाद ख़त्म हो जाए, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक है बोला कोई बात नहीं, होने दो, हो रहा है तो अगर ये तीनों मिलकर के रूस पे अटैक करना भी चाह रहे हैं तो इन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन इन्होंने इंटरफेयर कब किया, जब स्थिति इन्हीं की खराब हो गई। देखो इसमें, ये इसमें देखिए अलाइड पावर्स का, सेंट्रल पावर्स का, न्यूट्रल नेशंस का और जर्मन यू बोट एक्टिविटी। अलाइड पावर्स एंड एडवांस। अब एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स को देखना है हमें। ये यहां पे अटैक हो रहा है रशिया का। रशिया अटैक करता करता इस हिस्सों में जब पहुंचा, वो स्थिति तब पैदा हुई जब जर्मनी जैसे देशों ने, रेड रेड दिख रहा है, इन्होंने चारों तरफ अटैक करना चालू किया। तो आगे जाकर के जब रशिया ने इस पूरे एरिया को समेटना चालू किया, क्योंकि रशिया ने काफ़ी टाइम से कहा भी था इन देशों को, ब्रिटेन को, फ्रांस ब्रिटेन को, इनको इटली को, सॉरी इटली तो था ही नहीं ना, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो इन देशों को कहा भी था कि भाई मदद करने आ जाओ, अदरवाइज़ रशिया का पूरा अटैक होगा हम देशों पर और स्थिति बिगड़ना चालू हो जाएगी। तब अमेरिका को ऐसा लगा कि हाँ वास्तव में मदद कर देनी चाहिए, और यहाँ से फिर अटैक वापस चालू हुए। ये देखो इसमें, ये यहाँ से ये इधर फैलने ही लगा था, तब इन्होंने लगा कि यहाँ ज़्यादा फैल जाएगा इधर की तरफ, तब ये तीनों आ गए, ब्रिटेन, अमेरिका और ये फ्रांस। ये तीनों चारों मिला करके अटैक करना चालू करे और समेटने लगे रेड समाजवाद को। वो तब जब इन पे आ गई, अदरवाइज ये तो इंटरफेयर ही नहीं कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी कुछ बातें समझ में आ गई। देखो पूरा वर्ल्ड वॉर तो हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम तो कोल्ड वॉर पे जा रहे हैं, और वो भी बहुत शॉर्ट डिटेल में पढ़ नहीं सकते, 12th का है। तो यहाँ तक समझ में आ गई कि दो धड़ लड़ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये दो धड़ों की जो लड़ाई है यही कोल्ड वॉर है। पूंजीवादी सोचते हैं कि समाजवाद को नहीं फैलने देना है, समाजवादी सोचते हैं किसी भी टाइप से पूरे दुनिया के अंदर समाजवाद की स्थापना करनी है, पूंजीवाद को ख़त्म करना है। तो एक विचारधारा की लड़ाई यही है जिसे कोल्ड वॉर कहा गया। ये अब ये क्या चीज़ है, ये एक मैप है, द आयरन कर्टेन, नाटो, सीएटो और ये सेंटो है, लिखा हुआ नहीं कोई बात नहीं, सेंटो का मैप है। ये चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ी है, तो देखिए कुछ विद्वान हैं जिन्होंने कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग किया। एक तो भरूच साहब हैं, तो भरूच ने पहली बार कोल्ड वॉर शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो कोल्ड वॉर है ये है क्या, इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आर्थिक रूप से विश्व के अंदर समानता लेके आना समाजवादी विचारधारा है। कोई गरीब नहीं हो, कोई अमीर नहीं हो, जो वर्ग संघर्ष है, पूंजीपति होता जा रहा है, मजदूर होता जा रहा है, इनके वर्ग संघर्ष को ख़त्म करके इक्वलिटी लेके आना, ये समाजवादी विचारधारा है। पूंजीवादी सोचते हैं कि समाजवादी विचारधारा को किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। अब ये 11th क्लास के अंदर भी है विचारधाराओं के बारे में। अब कोई अगर इसे देख रहा हो तो मैं ये मानता हूँ कि उसने इन विचारधाराओं के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ही, अदरवाइज़ आगे कभी रिकॉर्ड करेंगे इसे भी। तो यह है क्या, जब 1945 के अंदर
जापान के ऊपर बम गिरा दिया गया। 2 बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, लिटिल बॉय फैट मैन। 15 और 21 टन के आसपास थे वो, 21 किलोग्राम के आसपास। तो ये 2 बम गिराए गए। इन बमों को गिराने के बाद एक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई कि अमेरिका सुपर पावर है, और स्थिति ये बनी आगे जाकर के कि ये 1951 तक यूएसएसआर ही कहेंगे। अगर रशिया भी निकल जाता है मुंह से तो आप ध्यान रखें कि यूएसएसआर रशिया एक ही बात है उस समय के हिसाब से। तो आज तो खत्म हो चुका है यूएसएसआर 91 में ही। तो 51 तक इसने भी एटम बॉम्ब बना लिया। 45 में अमेरिका ने गिराया था जापान पे, और 53 से 55 के दौर में हाइड्रोजन बम भी बना लिए दोनों ने। हाइड्रोजन बम भी बना लिए दोनों ने। तो एक हथियारों की होड़ सी चालू हो गई और विश्व में गुटबंदी चालू हो गई। तब ऐसे में जो मार्शल योजना थी, इस मार्शल योजना के तहत यूरोप को बचाने की कोशिश की गई। बचाने की कोशिश की गई इस सेंस में कि इन्हें ये दिया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए इन्हें, नहीं तो ये सब साम्यवादी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो बॉर्डर नहीं बनी हुई है इसमें, ये इसे आयरन कर्टेन कहा गया। आयरन कर्टेन, इसे आयरन कर्टेन कहा गया। अब इस आयरन कर्टेन में जो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल ने इस आयरन कर्टेन का नाम दिया और इसमें अमेरिका की सहायता की बात करी कि अमेरिका को इसमें सहायता देनी चाहिए। तब नाटो टाइप का एक ग्रुप है ये, 49 में इसकी स्थापना हुई। अब जो मार्शल प्लान था, मार्शल प्लान के तहत सबसे पहले जो फंड दिया गया वो ग्रीस और टर्की को दिया गया, करीब करीब 40 करोड़ डॉलर के आसपास। नहीं तो भैया साम्यवादी हो जाते, कम्युनिस्ट हो जाते। और ऐसे करते करते इस पूरे यूरोप को फंड दिया गया 5 अरब 30 करोड़ डॉलर के आसपास। यह फंड देने के लिए अमेरिका ने और अमेरिका के साथी देशों ने 1945 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्था बनाई। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्था बनाने का उद्देश्य यही था कि इनको साम्यवादी धड़ में जाने से रोका जाए। अच्छा, पैसा दे रहा है अमेरिका तो ब्याज लेगा, सीधी सी बात है, ब्याज समेत डबल ट्रिपल होके आएगी उसकी इनकम जो है, रकम जो भी है। तो 45 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये 2 बनाए गए और उसके तहत फिर ये मार्शल योजना की ये रकम बांटी गई, जो सबसे पहले तुर्की और ग्रीस एटसेट्रा देशों को बांटी गई। जब इन देशों को बांटी गई तो सोवियत संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया कि हमारे खिलाफ अमेरिका एक षड्यंत्र रच रहा है। रच ही रहे हैं भैया, मना किसने किया? अमेरिका तो चाहता ही है कि उस ग्रुप में जाए ना ही है, बट सोवियत संघ के पास पैसा नहीं था इतना कि वो इतना दे सके। तो खुद के जो साथी मेंबर्स थे उनका तक का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था वो। तो एक चीज़ कि जब नाटो बन गया, जब बनने की स्थिति थी तब 12 देश थे नाटो में उस समय। आज तो 30 प्लस हो चुके हैं, पर उस समय अच्छा यूक्रेन ये रहा, इसका तो जग जाहिर है अभी, ये भी नाटो में आ ही गया था, आने में ही था, लेकिन पिटवा दिया नाटो मेंबर्स कंट्रीज ने इसको। और ये एक स्थिति तक जायज़ बात भी मान सकते हो, ये रशिया रहा। अगर रशिया की बॉर्डर पर आप आकर के, या नाटो की बॉर्डर यहाँ तक आ जाएगी, ये तो छोटे छोटे देशों को छोड़ो, यहाँ तक आ जाएगी, ये घेर लेंगे तो पूरे को इसको। तो रूस ने भी इस पर अटैक किया और फिर बात एटम बम तक आ गई। तो खैर इस पर हम बात अभी नहीं करेंगे, तो करंट अफेयर का मुद्दा है। आगे जाकर के अब ये देख रहे हैं कि भैया यूरोप में तो नाटो बना लिया अपन ने, अब कैसे एशिया को रोका जाए कि ये साम्यवादी ना हो जाए, क्योंकि रूस के जो साथी देश थे, आगे देखेंगे व्हाट्सएप एक्ट में, तो रूस के जो साथी देश आसपास के, हंगरी है, पोलैंड है,
चेक है, स्लोवाकिया है। तो ये जो देश हैं साथी इसके, यहाँ पर तो इसने जबरन साम्यवाद की स्थापना कर दी, सरकारें खड़ी कर दी, जाके दिखाओ। तो अब बचा कुछ चाहिए, इसको तो कोशिश करे बचाने की। देखो ये रहा, ये पोलैंड, ये चेक, ये स्लोवाक, ये हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, ये थे जो वार्सा पैक्ट के मेंबर थे। अभी तो नाटो में आ गए ये लोग, पर उस समय जबरन इनको वार्सा पैक्ट में, रशिया ने समाजवादी सरकार की स्थापना कर रखी थी, जो वार्सा पैक्ट बनाया था 55 में, उसमें इनको ऐड कर रखा था। तो एशिया में, अच्छा सीएटो में बात करते हैं, एशिया में आ जाओ, ये देश है, हम नहीं है इसमें, हम अलग ही चाल चल रहे हैं। हम नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, हम इसे खड़ा करने में लग रहे हैं। तो एशिया के अंदर ये जो कंट्रीज हैं, ये इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, ये कुछ ये आ गए, अमेरिका का ये वो हिस्सा भी। तो ये देखिए इसमें ये मेंबर स्टेट्स है, कॉलोनियल ऑफ मेंबर स्टेट्स है, ये प्रोटोकॉल स्टेट्स है। तो ऐसा करके इस सीएटो बना दिया। इस सीएटो को बनाया 1954 में। तो देखो 45 में वर्ल्ड बैंक IMF, 49 में नाटो, 54 में सीएटो, और फिर ये 55 में सेंटो। इसमें देखेंगे टर्की है, इराक है, ईरान है, अपना दोस्त पड़ोसी पाकिस्तान है, इंग्लैंड है। तो इसका ये ग्रुप था सेंटो, जो 1955 में बनाया गया कंट्रोल करने के लिए कि नहीं हो जाए समाजवादी साम्यवादी। देखो ये ऊपर वाले जो ये वार्सा पैक्ट वाले कंट्रीज हैं ऊपर वाले, तो जस्ट नीचे एक बॉर्डर सी बना दी कि ये जा ना सके नीचे की तरफ। तो यही कोल्ड वॉर है, अपने अपने ग्रुप का निर्माण करना, गुटों का निर्माण करना। फिर आगे, अच्छा ये तो पढ़ लिया हम। अब ये देखो, ये है साहब, ये दुनिया ऐसे बढ़ गई दो टाइप से। ये नीले नीले तो नाटो वाले हैं, लाल लाल वार्सा पैक्ट वाले हैं। तो ये तो देख लीजिए आसपास के यही है। अब पृथ्वी पे इसको अगर देखें तो इस टाइप के गोल हो गई दुनिया, लाल नीली हो गई एकदम, ये धड़ बने हुए हैं इस टाइप से वार्सा पैक्ट। तो इसमें अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लाविया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, USSR, इधर बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, ग्रीस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट जर्मनी। तो ये इस टाइप का दो ग्रुप बन गए। तो यूँ मान लीजिए कि वार्सा पैक्ट एक सैनिक गुट है जो लड़ेगा किससे? नाटो के सैनिक गुट से। तो ये दो टाइप की चीजें बन गई है सब करके। अब ये जो दो बन गए, इस समय विश्व की स्थिति बहुत ज्यादा विकराल हो गई। तमाम जगह पर युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह पर। कांगो संकट भी आया, अंगोला में जबरदस्ती सेनाएं घुस गई। लीबिया का जो कर्नल था गद्दाफी, उसे 80 के अंदर उसके घर पे बम गिराए गए महल पे। 2011 में तो मार ही दिया। खैर, जैस्मिन रेवोल्यूशन आया अफ्रीका के नॉर्थ में, जो मिस्र है, अल्जीरिया है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, इन देशों के अंदर अमेरिकी सेनाएं जबरदस्ती खड़ी कर दी गई। इधर वियतनाम संकट हुआ, कोरिया संकट हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई लगातार वर्ल्ड के अंदर, ये अशांति की स्थिति थी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हमारा नॉन अलाइंग मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल यहाँ तक तो साथ देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।